हेलो। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी नई जर्नी, जिसमें हम ये जानेंगे कि म्यूजिक थेरेपी एक्चुअली होती क्या है, करते कैसे हैं और सीखे कैसे। किसके साथ? मेरे साथ। मैं हूँ आस्था। तो जब हम बात कर रहे हैं म्यूजिक थेरेपी की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं भी इस एरिया में नई हूँ। ये शायद मेरी पहली ऑफिशियल वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, हेल्प करें और गाइड करें कि ये और बेहतर कैसे हो सकता है। जब हम म्यूजिक थेरेपी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। हम सोचते हैं कि क्या म्यूजिक थेरेपी हुआ किसी के लिए गाना गा देना, या म्यूजिक थेरेपी हुआ किसी के लिए म्यूजिक प्ले कर देना, या म्यूजिक थेरेपी हुआ कोई लेट जाए आराम से और हम उसको अच्छे अच्छे साउंड्स सुना सकें। जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा गॉन्ग हीलिंग, बोल्स, ये सब चीजें। या म्यूजिक थेरेपी ऐसी चीज है कि हम उसको यूज करते हैं एक्टिवली, एक साथ मिलके गाना गाने के लिए, समथिंग लाइक अंताक्षरी। तो क्या है म्यूजिक थेरेपी? इजी वर्ड्स में बताओ तो ये सब है म्यूजिक थेरेपी। बट इसको कैसे यूज करना है, कौन सी चीज को कहाँ यूज करना है, इज ऑल अबाउट थेरेपी। नाउ हम थेरेपी की जब बात करते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट आर वी वर्किंग अपॉन, फिजिकल बॉडी या मेंटल हेल्थ। म्यूजिक आप सभी को मालूम है कि कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड स्टडी है कि हमारे मूड को अपलिफ्ट कर सकता है। हम बहुत हाइपर हो तो हमें लो डाउन कर सकता है। हम थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो और रेगुलर म्यूजिक सुने, जो इंडिया में जनरली कल्चर सेंटर्ड वे में बहुत ज्यादा यूज होता है। लेट्स से हम 108 बार का जप करते हैं, या हम बहुत सारा म्यूजिक प्रेयर सॉन्ग सुनते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को एक स्टेबलाइज्ड ब्रेथ में लेके आते हैं, समवेयर अ फॉर्म ऑफ योगा, समवेयर इन अ फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा। ये सब चीजें कैलकुलेटिवली यूज करने को म्यूजिक थेरेपी बोलते हैं। अब ये कहाँ, कैसे, किसके साथ यूज करना है, कब यूज करना है, जिससे कि उसके इफेक्ट्स, म्यूजिक के इफेक्ट्स बहुत बढ़ जाएं, इसके लिए यूज होता है म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में बहुत पहले से है। जनरली बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पेशेंट्स के साथ म्यूजिक को यूज किया गया, तो वो एज अ थेरेप्यूटिक टूल यूज हुआ, क्योंकि उस टाइम पे काफी सारे लॉसेस हुए थे, लोग बीमार थे, लोग सिक थे, पीपल वर नॉट हैप्पी। तब उस टाइम पर यूज हुआ म्यूजिक टू गिव देम अ हैप्पी इफेक्ट, कि लेट्स से सैडनेस तो है पर उसके साथ थोड़ा सा कुछ इंटरैक्टिव करते हैं तो शायद हमारे लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए बेटर हो जाए। तो म्यूजिक वाज वन ऑफ अ टूल जो कि पाया गया कि बहुत अ, अच्छे से यूज हो पाया, और उसके बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स थे। अब इसी चीज में अगर हम इंडिया को देखा जाए, तो हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषद्स में, पुराने ग्रंथों में ये लिखा गया है कि लेट्स से सर्जरी हो रही है तो उस टाइम पर कुछ सॉर्ट ऑफ म्यूजिक बजाया जाए, जिससे कि पेन को थोड़ा सा रिलीफ मिले, पेन में थोड़ा रिलीफ मिले। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि बारिश आनी चाहिए, तो हमारे यहाँ राग्स हैं, मेघमल्हार है, मियां मल्हार है, बहुत सारे राग्स होते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि हमें सैडनेस को कर्व करना है तो हमारे पास कुछ टिपिकल राग्स हैं। हम को टाइम वाइज जोन करना है, लेट्स से मॉर्निंग में क्या सुनना चाहिए और इवनिंग में क्या सुनना चाहिए, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, अच्छे इफेक्ट्स कैसे पाए जा सकते हैं। ये सब इंडियन म्यूजिक में ऑलरेडी था। बट
कमी कहाँ आ जाती है? जब हम एविडेंस की बात करते हैं। हमारे पास काफी एविडेंसेस हैं भी और थे भी, पर जब तक हम रिसर्च को आगे चलाते नहीं जाते और उसको करते नहीं जाते, हमारे पास बेसिस नहीं रहता है। तो अब काफी सारे लोग, काफी सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि वो एक राग के साथ रिसर्च करते हैं या एक पर्टिकुलर म्यूजिक के साथ रिसर्च करते हैं। म्यूजिक इंडियन और वेस्टर्न थोड़ा थोड़ा अलग है। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए समझा देती हूँ, क्योंकि जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो इंडियन म्यूजिक मोस्टली डिजाइंड होता है हमारे थ्रोट के अकॉर्डिंग। हमारे सारे नोट्स वैसे ही प्लेस्ड हैं। हमारी इंडियन म्यूजिक राइटिंग वैसे ही प्लेस्ड है जैसे हम किसी को कोई गाएगा तो वो वैसे लिखा जाएगा। वेयर एज वेस्टर्न म्यूजिक ऐसे प्लेस्ड है कि जब हम कीज बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, तो जिस तरीके से दोनों हाथ चलेंगे उस तरीके से म्यूजिक लिखा जाता है और सोचा जाता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। काफी सारे आप लोगों में से म्यूजिशियंस होंगे जो ये बात समझ सकते होंगे, और काफी सारे लोग इस बात को जानते भी होंगे। तो जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तब म्यूजिक का डिवीजन ऐसे होता है। तो हम लोग गाने के हिसाब से म्यूजिक को लिखते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक को पियानो के हिसाब से लिखा जाता है। दैट्स द टिपिकल। देखो, ब्रॉडर वे में अगर मुझे डिफरेंस बताना है तो ये एक डिफरेंस होता है। तो हम लोग पहले से उस म्यूजिक को डिफरेंट तरीकों से यूज करते आ रहे हैं। टेम्पल म्यूजिक हो गया। हम म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा राग बेस्ड सिंगिंग करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हमारे डिफरेंट होते हैं। सितार जैसा इंस्ट्रूमेंट जो गले को मोस्टली मैच कर सकता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं। और वेस्टर्न म्यूजिक की बात करें तो वो मोर टुवर्ड्स मेलोडी की जगह मोर टुवर्ड्स इस डिवीजन में होते हैं कि हम उसको कैसे प्ले कर सकें, क्या सिंग करना है तो कौन से एरिया में सिंग करें, बेस में सिंग करें, मिडिल में सिंग करें कि अपर में सिंग करें। ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो जब हम म्यूजिक थेरेपी की बात करते हैं तो लेट्स से अमेरिकन म्यूजिक थेरेपी एसोसिएशन ने ये डिफाइन किया है कि जो म्यूजिक थेरेपी होती है वो एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। ये इंटरवेंशन को इंडिविजुअल गोल्स के लिए यूज किया जाता है। लेट्स से आज मैं स्ट्रेस हूँ या मैं किसी बड़े पेन से गुजर रही हूँ, तो मेरे साथ क्या किया जाए। ये एक इंडिविजुअलाइज्ड गोल बन होता है जिस जो हर इंसान का शायद अलग हो सकता है। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम ग्रुप का इंडिविजुअलाइज्ड गोल की ग्रुप का क्या गोल है उस मोमेंट पर, उस पर ध्यान दे के काम करते हैं। और क्या थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसके थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप अगर अच्छे हो तो काफी शेयरिंग आसान हो जाती है। वैसे ही कोई म्यूजिक थेरेपिस्ट के पास आते हैं या आर्ट बेस्ड इंटरवेंशन के किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो ये एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा मैच करता है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एलिमेंट जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और अ, सभी म्यूजिक थेरेपिस्ट को एक अप्रूव्ड म्यूजिक थेरेपी प्रोग्राम के थ्रू गुजरना होता है। ये अप्रूव्ड म्यूजिक थेरेपी प्रोग्राम इसलिए करना होता है सो दैट हम आपका भी ख्याल रख सकें। क्या पता आप किसी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या लेट्स से म्यूजिक के इन्फ्लुएंस में भी हैं। आप एक गाने को कई बार सुनते हैं, एक चीज को कई बार रिपीटेशन में सुनते जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा वो मूड सेट होता है। तो म्यूजिक थेरेपी जब प्रोग्राम आप करते हैं तो ये एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से आपको क्रेडेंशियल्स मिलने चाहिए सो दैट आप एक सेफ जोन में हो। उससे क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है,
हम जनरली इंस्टीट्यूशन के बाहर आकर भी उसको इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? इसलिए बिकॉज हम या तो सुपरविजन में, एक तो सुपरविजन में हम बहुत ज्यादा रहते हैं, जिससे कि अगर मैं इतने सारे ऐसे लोगों के साथ काम कर रही हूँ जिन जो डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, उनके साथ अगर मैं काम कर रही हूँ और मैं शायद सैडनेस को कर्व करती जा रही हूँ या मैं एंजाइटी को कर्व करती जा रही हूँ, तो मेरे सुपरवाइजर मुझे हेल्प कर सके ये बताने के लिए कि अभी टाइम टू रिलैक्स, टाइम टू चिल हो गया है। आप थोड़ा काम को रिड्यूस करते हैं या कंट्रोल करते हैं, या हम अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं अपने काम में, सो दैट हम अपने आप को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में ना डालें। इसलिए म्यूजिक थेरेपी, एक अप्रूव्ड म्यूजिक थेरेपी प्रोग्राम से करना बहुत जरूरी होता है। दो, ये जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं, ये सब एक लर्निंग है। बट अगर आप प्रैक्टिस करने की सोचते हैं तो आप किसी से जरूर सुपरविजन लीजिए, और आप जरूर किसी के अंडर काम कीजिए पहले। उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट और हेल्प मिलता है, क्योंकि जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और आपको, आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ हो, लेट्स से किसी ने एकदम एक आदमी सैड बैठा है या एक लेडी सैड बैठी है, और आपने म्यूजिक उनके साथ करना शुरू किया और कोई एकदम से हंस दिया, वो क्या चीज ट्रिगर करी, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए भी अगर आप किसी के अंडर रहते हैं, सुपरविजन में रहते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसा कि म्यूजिक थेरेपी इंडिया कहना चाहता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम कहता है, क्लिनिकल म्यूजिक थेरेपी इज एन इंटरैक्टिव वे ऑफ यूजिंग म्यूजिक बाय अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड म्यूजिक थेरेपिस्ट टू प्रमोट health and well-being. It is an evidence-based intervention to accomplish goals of reducing discomfort and support rehabilitation. So, म्यूजिक थेरेपिस्ट एविडेंस के बेसिस पे काम करते हैं। इट्स नॉट कि हमें हमेशा जाके हैप्पी गाना ही गाना है या मेलोडियस गाना ही गाना है। अगर आप म्यूजिक थेरेपी जो आप इस जर्नी में देखेंगे, म्यूजिक थेरेपी सेशंस को ऑब्जर्व करें, तो आपको लगेगा हम तो यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉइस होता है कई बार। और जब हम ये बात बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर म्यूजिक नहीं हो रहा है। उसको, वो हमेशा मेलोडिक शायद ना दिखे, तो उसमें से ये ढूंढ के लाना कि क्या चीज को, क्या चीज ट्रिगर करती है या हमें क्या चीज पर इम्पोर्टेंस देना है, इज ऑल अबाउट हाउ अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड म्यूजिक थेरेपिस्ट uses their skills. आगे बढ़े तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली में म्यूजिक थेरेपी से होता क्या। म्यूजिक थेरेपी सबसे इम्पोर्टेंटली वेलनेस को प्रमोट करती है। इट प्रमोट्स वेलनेस। वेलनेस प्रमोशन क्या होता है? लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, सब चीजें ठीक हैं, बट एक जैसी लाइफ चल रही है, सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। हम छुट्टी भी टाइम से लेते हैं, वीकेंड्स भी टाइम से आते हैं, मॉर्निंग में टाइम से उठते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, ड्रेस अप होते हैं, रेडी होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस से आ जाते हैं, और उसके बाद अपना कुछ एक्टिविटी करते हैं, मोनोटोनस हो जाती है। पढ़ाई कर रहे हैं तो सुबह उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, पढ़ते हैं, सो जाते हैं। वेरी मोनोटोनस लाइफ। अब इसके बीच में थोड़ा सा चेंज करके ये ब्रेन को, हम वो भी समझेंगे थोड़े दिनों में, हम ये ब्रेन को सपोर्ट करते हैं ये जानने के लिए कि इन सब चीजों के बीच में भी देर इज समथिंग दैट यू कैन फाइंड एज हैप्पीनेस। एंड म्यूजिक, let me tell you that music is the fastest mean of that. Reason being, जब हम म्यूजिक को यूज करते हैं, सुपरफिशियली बता रही हूँ,
जब हम म्यूजिक को यूज करते हैं तो राइट और लेफ्ट ब्रेन, द होल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द बॉडी स्टार्ट्स फंक्शनिंग टुगेदर। और जब हम एक साथ काम करने लगते हैं तो हमारा बॉडी हमें हैप्पी हार्मोन जनरेट करने लगता है, और हम लेट्स से खुश होना चाहते हैं, अगर दैट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी इज हैपनिंग तो वो होता है। लेट्स से सैडनेस को या सैडनेस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट एक पर्टिकुलर मूड को हम सपोर्ट करना चाहते हैं उस मोमेंट पे, तो वो होता है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी आर प्रमोटिंग द वेलनेस। सो एवरीथिंग विल गो ऑन, बट स्टिल उसके बीच में हम ऐसा क्या करें जो हमारा ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स जनरली जल्दी जनरेट कर दे। सो म्यूजिक थेरेपी इज द फास्टेस्ट मीन। किन में से, जैसे आप आर्ट्स कर रहे हैं, कलर्स कर रहे हैं तो आपका ब्रेन फंक्शन करता है, या आप खाना बना रहे हैं तो उसमें आपका ब्रेन बहुत अच्छा फंक्शन करता है, दौड़ने जा रहे हैं उसमें ब्रेन फंक्शन करता है। हर चीज जो आप कर रहे हैं उसमें आपका ब्रेन किसी तरीके से फंक्शन कर रहा होता है। म्यूजिक गेट्स टू बी द फास्टेस्ट मीन टू डू इट, सो यू कैन यूज म्यूजिक वाइजली। Now, it actually helps to manage stress. When we say stress, सभी लोगों को, बहुत लोगों को different sort of stress होते हैं। कुछ लोगों को stress होता है, reasons हमारे पास बहुत होते हैं, कि वो शायद बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और वो थक जाते हैं और उनको सपोर्ट मिलने के लिए कुछ नहीं है। कुछ लोगों को शायद इसलिए भी स्ट्रेस हो सकता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इतनी सारी नॉलेज लेने के बाद भी वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, फॉर सेवरल रीजंस। कुछ लोगों, बच्चों को स्ट्रेस होता है कि मेरी मम्मी मेरी बात सुनेगी कि नहीं, मैंने आज कुछ गड़बड़ किया है, घर जाके बताऊं कि नहीं। बूढ़ों को स्ट्रेस होता है, मेरे बच्चे मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं। These all are the very few areas, but everybody goes through stress. So ये मैनेज करने के लिए म्यूजिक एक बहुत अच्छा मीन हो सकता है, और इसको थेरेप्यूटिकली अगर हम यूज करें तो ये और भी अच्छा मीन हो सकता है। आप अगर म्यूजिक सुनते हैं, जैसे बूढ़े लोग अगर सॉर्ट ऑफ पुराने गाने सुने या भजन सुने जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, उससे बहुत ज्यादा उन्हें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो उस टाइम के लिए उस स्ट्रेस लेवल को कम करके अपने बॉडी को ईज में ला सकते हैं, पुराने थॉट्स को सोच सकते हैं, अच्छे मोमेंट्स को सोच सकते हैं। फॉर एवरीबॉडी वी डू। छोटे बच्चे म्यूजिक सुनते हैं तो टैप कर सकते हैं, मूव करते हैं, तो जो चीज सोच रहे हैं वो उस टाइम के लिए सोचना भूल जाएंगे, और वहां उस मोमेंट के लिए एंजॉय करना शुरू करेंगे, तो ब्रेन क्या करेगा, हैप्पी हार्मोन जनरेट करने लगेगा और स्ट्रेस वाली चीजों को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर देगा। दैट एक्चुअली इज व्हाट हैपेंस इन म्यूजिक थेरेपी। पेन की जब बात आती है, सेम, क्योंकि हम उसको कर्ब करने में, उसको काटने में, उसको उस पूरे इंसिडेंट में, लेट्स से मुझे आज चोट लगी है, या मुझे कीमोथेरेपी के थ्रू जाना पड़ रहा है, और उसके बाद के जो साइड इफेक्ट्स मुझे आ रहे हैं, वो साइड इफेक्ट्स में मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, और क्योंकि मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ, मैं बेड पे लेटी हूँ और ऑल द टाइम उस पेन के बारे में सोच रही हूँ या उसको एहसास कर रही हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि अ, मेरी लाइफ में और चीजें भी हैं। म्यूजिक यहाँ पर डालते ही, या म्यूजिक की इंटरवेंशन होते ही, या म्यूजिक थेरेपिस्ट के साथ इंटरवेंशन होते ही, क्योंकि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये होते ही वो पेन थोड़ी देर के लिए सबसाइड हो जाता है, और उससे ब्रेन को ये एहसास होना शुरू होता है कि मेरे आसपास और चीजें भी हैं करने के लिए, तो इस पेन को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं और चीजों पे ध्यान देते हैं। That is where music can be very helpful.
Express feeling. That's one of the most interesting thing and my favorite. So when we talk about expressing, quite many songs are already there. So काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो किसी को कोई बात बोलनी होती है तो उस पर्टिकुलर सॉन्ग का यूज करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे, अब हमारे पास इंस्टा सेलिब्रिटी भी होते हैं, बहुत सारे और सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक। हम कौन सा म्यूजिक चुनते हैं, क्योंकि म्यूजिक तो बहुत सारे हैं और टॉप लिस्ट में भी बहुत सारे हैं, बट हम उस मोमेंट पे कौन सा म्यूजिक चुन रहे हैं, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस, द ट्रिगर इज कि सबसे ज्यादा फेमस कौन, अब कौन सा म्यूजिक से मैं मेरा रील ज्यादा फेमस होगा, दैट्स वन थिंग, बट दैट ऑल्सो वी चूज, और दैट all around the world only choose because one, it is given, second, it is triggering some or the other points। अगर वो आपको ट्रिगर नहीं कर रहा होता है, वो आपके थॉट्स से मैच नहीं कर रहा होता है, तो आप उस म्यूजिक को कभी नहीं पिक करेंगे। अगर आप पिक कर रहे हैं तो आप एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और हम काफी सारे लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए कई बार बोलते हैं कि बच्चों को कोकोमेलिन या और पर्टिकुलरली लेट्स से जिसमें राइम्स हो और रेपिटेटिव राइम्स हो ना सुनाएं, क्योंकि उससे बच्चों को एक्सप्रेशन के लिए शायद साउंड्स तो मिलती हैं बट वर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो हम अगर लिंग्विस्टिकली अगर बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छे वर्ड्स पिक करें, एक्सप्रेसिव हो जाएं, तो हमें उन्हें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक सुनवाना चाहिए, जिसमें लिरिक्स भी हो, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी हो, क्योंकि उससे ब्रेन की ग्रोथ होती है। लेट्स से एक सेंटेंस सुना पर उसमें से दो वर्ड्स रजिस्टर कर लिए, वो रजिस्ट्रेशन को हम लेटर यूज कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, एनहांसिंग मेमोरी। एज आई टोल्ड यू कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा ब्रेन और बॉडी एक्चुअली बहुत ज्यादा काम करती है। तो जब हम जब हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स ट्रैवल करते हैं हमारे ब्रेन में, जब हमारे यहाँ ब्रेन में बहुत ज्यादा सिग्नल्स होते हैं और हम क्लैप भी कर रहे हैं या नॉट भी कर रहे हैं या सुनते सुनते किसी को देख भी रहे हैं, ये सब चीजें करते हुए जब हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तब हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा एनहांस होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन फुली फंक्शनल होता है और लेट्स से ये सिग्नल्स और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो जब सिग्नल स्ट्रांग होंगे तो हमारी मेमोरी तो एनहांस होगी ही। बहुत छोटा सा एग्जांपल, इसको हम बहुत इजी रख रहे हैं अभी, इसकी टेक्निकलिटीज में जाते जाएंगे, इन सब चीजों को धीरे धीरे कट करेंगे, छोटा करेंगे, और फाइन ट्यून करके भी आपको इस बारे में समझाएंगे। जब हम एनहांस मेमोरी बोलते हैं, लेट्स से आपने कोई गाना बचपन में सुना होता है या उसकी दो लाइन आपकी मम्मी या आपके पापा या आपके फ्रेंड्स गाते हैं, तो वो अगर आपको आज तक याद है, तो isn't that something that is triggering in your head and you are remembering? जरूरत नहीं है उसको याद रखने की। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, याद है? काफी सारे लोगों को पता होगा। काफी सारे ऐसे छोटे बच्चे भी होंगे जिन्होंने ये शायद गाना कभी नहीं सुना होगा, पर फिर भी उनको याद होगा। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, पर ये हमें याद होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको ब्रेन में किसी चीज के साथ रिलेट किया हुआ है। यस, तो हमको ये जरूरी नहीं है, क्या जरूरत है ये याद रखने की कि ये गाना होली के टाइम का है, ये गाना फ्रेंड्स के टाइम का है, और अगर
फ्रेंड्स है तो वो टिपिकल फ्रेंड के साथ मैंने बाइक राइड किया था या स्कूटर पे गया था, या हमने जाके नूडल्स खाया था। कुछ भी हो सकता है। वो आपको ट्रिगर करके आप उस गाने को याद रखने की कोई जरूरत नहीं थी, पर आपने याद रखा। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आप जनरली किसी भी चीज को सॉन्ग में डाल देते हैं तो बहुत जल्दी वो याद हो जाता है। सॉन्ग क्या, एक पैटर्न में भी डाल देते हैं तो वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक रिदमिक पैटर्न होता है। सो ये मेमोरी इनहांस करने में भी बहुत बेनिफिट देता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन। गुस्सा है तो गुस्सा वाला गाना, हैप्पीनेस हो तो हैप्पीनेस वाला गाना, टायर्ड है तो टायर्ड वाला गाना, रिबेलियस है तो रिबेलियस वाला गाना। ऑफ कोर्स इट्स द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। Not only best way of communication, but also to put through uh, uh, in sense of uh, not lyrical music, but also the instrumental music. काफी सारे, जब आप वॉर फिल्म्स देखते हैं तो आपको ध्यान आता होगा कि हम टाटा सारा म्यूजिक सुनते हैं, which has a lot of trumpets and which has a lot of drums and other things, other instruments. क्यों होता है वो? क्योंकि हम उससे कम्युनिकेट करने की वो हमने तरीका बना लिया एक कम्युनिकेशन के लिए। वो हमने मान लिया कि दैट्स हाउ इट इज इजी टू कम्युनिकेट। और सिंपल जाते हैं। आज मुझे गुस्सा आया है और मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, तो मेरा वॉइस टोन बदल जाएगा। आज मैं ओके हूँ और मेरा मूड भी ओके है, विल साउंड वेरी नॉर्मल। बट किसी दिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो मेरी आवाज से पता चल जाएगा कि मैं एक्साइटेड हूँ और हैप्पी हूँ या एंग्शियस हूँ, क्या हूँ। सो ये सब चीजें जानने के लिए क्या चीज चाहिए? Sound, music. Yes. So it's music therapy is not only about understanding कौन से गाने से मैंने आपको रिलेट करना है या कौन से गाने से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपका मूड अच्छा है, खराब है, कैसा है। बट मैं आपकी आवाज, आपके एक्शंस से भी ये जान सकती हूँ। आप कहेंगे एक्शन म्यूजिक में कैसे आया? आप ब्रीथ करते हैं। अगर एक क्वाइट रूम में आप जोर से सांस लेते हैं तो मुझे एटलीस्ट ये समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब हम ये समझते हैं तो इसके बाद हमारी कन्वर्सेशन उस बारे में शुरू होती है और हम धीरे धीरे उस जर्नी को थ्रू साउंड्स, थ्रू म्यूजिक एक डिफरेंट जगह ले जाते हैं। हम लोग जब हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो जब कोई भी कभी भी हॉस्पिटल में फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, चाहे मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल हो, चाहे फिजिकल नीड्स के लिए कोई भी हॉस्पिटल हो, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी एंग्शियसनेस, जो लंबे टाइम के लिए रहने आते हैं हॉस्पिटल में, जिनका ट्रीटमेंट लंबा चलने वाला होता है, वो लोग शुरू में बहुत एंग्री होते हैं। अब वो शायद उस बारे में बात नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा होता है कि वो उस बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो उन्हें ट्रिगर कर रहा होता है। इजी वे क्या होता है कि चलो, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर एंग्री और यू आर एंग्शियस, let's curve it down to how you're feeling. We can do quite many breathing exercises. We can think of relating up songs. We can think of even writing up songs. So it's a very good means of communication. Music is the, because I am a musician and a music therapist, I generally say it's the best means of communication. Okay. Promote physical rehabilitation. यहाँ पर आकर हम थोड़ा सा ऐसे एरिया में लाइट डालेंगे जो जनरली लोगों को नहीं पता। आप सब यूज करते हैं पर आपको इस बारे में ऑल्टरनेटिवली हॉस्पिटल्स में या और जगहों पर कैसे यूज करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी कम नॉलेज होगी। लेट्स से एक पेशेंट है जिनको स्ट्रोक आया।
उनका वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग। अगर मैं उनको कहूंगी चलो एक्सरसाइज करनी है, ये हाथ यहाँ से यहाँ लेके जाना है, यहाँ से वापस लाना है, लेके जाना है लाना है, लेके जाना है लाना है, और मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए बोलूं, तो शायद 2 दिन ब्रेन कर ले, तीसरे दिन कहेगा मुझे बहुत बोर होता है, मुझे नहीं करना। वेयर एज मैं कहूँ क्या आप बॉल पकड़ोगे, और उन्होंने हाथ आगे किया और मैंने उनके हाथ में बॉल दिया, क्या आप घुंघरू लेके जाओगे, और वो लेके गए और उन्होंने ट्यून किया, क्या आप घुंघरू वापस देंगे या बॉल वापस देंगे, तो उन्होंने वापस हाथ आगे लाया। ये चीज एक हमने किस में कर्व कर दिया, किस में डाल दिया, म्यूजिक के थ्रू डाल दिया। दूसरी चीज, आप सब वॉक करते हैं, आप सब रनिंग करते हैं, काफी सारे लोग रनिंग करते हैं, काफी सारे लोग वॉक करते हैं, आप लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। जब रिदम हो उसके साथ एक्सरसाइज करना या वॉक करना या रन करना, स्पेशली रनर्स के लिए, बिकॉज हेडफोन्स ऑन, म्यूजिक ऑन एंड रनिंग इज इजी। सेम हैपेंस इन द हॉस्पिटल। जब कोई फिजियोथेरेपी ले रहा होता है, उनके साथ अगर हम म्यूजिक को अकोमोडेट कर देते हैं, रिदम को अकोमोडेट कर देते हैं, let's say somebody who is of a mid age, no, बातों बातों में है na 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 na, there was a song like this, yes. तो अगर वो सॉन्ग मैं चला दूं और उनको बोलूं चलिए इसके साथ वॉक करेंगे, पिलर्स पकड़ के इसके साथ चलना शुरू करेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि उसमें रिदम है, क्योंकि गाने में इक्वल रिदम है, एक म्यूजिक थेरेपिस्ट ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सारे गाने एक ही पैटर्न के, एक ही रिदम के हैं। लेट्स गिव दिस रिदम टू समबडी एंड लेट देम एक्सरसाइज ओवर इट, जो उनके टाइम पीरियड का। ब्रेन बिजी हो गया गाना गाने में या सुनने में, और बॉडी बिजी हो गई अपना काम करने में। It gets very easy for anybody who is attending physiotherapy and not liking it at that point of time. It's important, but they are not liking it at that point of time. उनके लिए ये बहुत easy way of rehabilitation हो जाता है। आगे चलते हैं। म्यूजिक थेरेपी एक्चुअली है क्या? क्या इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना है, क्या गाना गाना है, क्या है? म्यूजिक थेरेपी एक्चुअली सब कुछ है। एक म्यूजिक थेरेपिस्ट को ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और आना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता हो, लेट्स से मुझे फ्लूट के बारे में नहीं पता हो, और मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आए जो बहुत इंटरेस्टेड हो या तो फ्लूट में या उन्हें बजानी आती हो, तब मैं क्या करूंगी? मैं ये नहीं कह सकती ना कि नहीं जी मुझे नहीं आती, इसलिए मैं आपके साथ थेरेपी नहीं कर सकती। हो सकता है मैं उस मोमेंट पे ये कह दूं ठीक है जी मैं गाना गाती हूँ, मैं गाना गाऊंगी और आप फ्लूट बजाएं, तो हम एक अच्छा सा सॉन्ग बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। बट दैट्स वन ऑफ एन ऑप्शन। I, as a music therapist, or anybody who you are thinking right now to become a music therapist, you should surely know all sort of instruments. आपको you have to really work hard to learn most of the instruments that you can see around you. That's the major thing one as a music therapist should know. तो अगर आप म्यूजिक थेरेपिस्ट बनना चाह रहे हैं और ये वीडियो आपको मोटिवेट करता है कि आपको म्यूजिक थेरेपी करना है और आपको म्यूजिक एज अ थेरेप्यूटिक टूल यूज करना है, तो आज से शुरू हो जाइए ऑलमोस्ट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज लेना। हम भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं, हम आपको इजी मीन्स भी बताने वाले हैं, कुछ यूट्यूब लिंक्स भी देने वाले हैं जहां से आप म्यूजिक सीख सकते हैं। लेट्स से थोड़ा गिटार प्ले करना सीख सकते हैं, थोड़ा गाना सीख सकते हैं, थोड़ा कीबोर्ड प्ले करना सीख सकते हैं। इन सब के लिए आपके पास आगे धीरे धीरे वीडियोस आएंगी और आप इन सबको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करके
म्यूजिक थेरेपी की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं. So music therapists should know all most of the instruments. Let's call it most of the instruments. So you should be knowing keys, matlab keyboard, harmonium, anything like that. You should be knowing wind instruments, means a trumpet, a saxophone, or a flute. You should be knowing how to sing. That's majorly important. Very, very important. So if you think you do not have a good voice, start training a bit. It is helpful. And you should also know how to play drum. All four major areas of instruments is something that you should be knowing and learning if you want to become a music therapist.